गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने ऑनलाइन क्लासेस में एनवायरमेंटल एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर का अपना जो सब्जेक्ट है, पेपर है, उसकी अपने आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है और उसका मीनिंग क्या है और कंपोजिशन कैसा है एनवायरमेंट का, कितने टाइप का एनवायरमेंट है। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता क्यों है हमें, तो अपने स्टार्ट करते हैं। जो एनवायरमेंट वर्ड है वो क्या है कि फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है त्रिवर्त। जो अपनी चारों ओर जो अपने जो सराउंडिंग एनवायरमेंट जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने एनवायरमेंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि सभी स्थितियां, परिस्थितियां, दशाएं एवं प्रभाव जो कि जैव तथा जैविकीय समूह पर प्रभाव डालते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या है कि जो यहाँ पे लिविंग जो रहते हैं उनको प्रभावित करती है। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रभावित करती है। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आस पास या पास पड़ोस, यानी कि सराउंडिंग। मानव, जंतुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएं आदि है। ठीक है, तो अपने अगर मीनिंग की बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है कि हमारे जो चारों ओर का जो सराउंडिंग जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, वो अपना पर्यावरण है। किसी भी जीव जंतु का पर्यावरण अलग अलग प्रकार का होता है और जो उसको प्रभावित करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो चीज़ें उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट अपने अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य की जीवन पर्यंत कार्यशैली तथा जीवन शैली को प्रभावित करता है। मनुष्य के चारों ओर के सभी पक्षों को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण की परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट जो अपने पी जिस्ट बर्ट के अनुसार है वो क्या कहते हैं, वह जो किसी वस्तु को चारों ओर से आवृत कर उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उस वस्तु को पर्यावरण, उस वस्तु का पर्यावरण कहलाता है। इसका मीनिंग वही है, डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है या इनडायरेक्ट डाल रहा है, लेकिन वो उस वस्तु को प्रभावित करता है। वस्तु मतलब यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रभावित करता है। ठीक है, सेकंड आपका है NCERT नई दिल्ली के अनुसार क्या परिभाषा है, व्यक्ति के पर्यावरण के अंतर्गत वे समस्त प्राकृतिक सामाजिक घटक आते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उसके जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सेम वही बात है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। उसमें प्राकृतिक और सामाजिक, नेचुरल और सोशल जो फैक्टर जो होते हैं वो कैसे उनको प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है हार्कोविट्स के अनुसार पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों और उनका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जीव जगत के विकास क्रम का नियमांक है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आगे पार्क सीसी के शब्दों में, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ये अलग अलग डेफिनेशंस है। पर्टिकुलर जो अपना मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि प्राणियों की प्रतिक्रियाओं
प्राणियों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाली आसपास की सभी जैविक व अजैविक स्थितियों का समुच्चय पर्यावरण कहलाता है। एनवायरमेंट इज एनीथिंग immediately surrounding an object and exerting direct and indirect influence on it। ठीक है, तो अगर आपने परिभाषा की बात करें तो सीधी सी यही परिभाषा है कि जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो हमें क्या है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करता है। कभी सनलाइट है, गर्मी है, कभी ठंड है, ठीक है, अलग अलग जो मौसम की दशाएं हैं वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वो ही क्या है, पर्यावरण है। अब नेक्स्ट अपने अगर इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषताएं क्या है पर्यावरण की। फर्स्ट इसमें है जीवन तथा व्यवहार की प्रकृति को प्रभावित करने वाले भौतिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक, भावात्मक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों को पर्यावरण का अंग माना जाता है। तो जितनी भी जो भी चीजें हैं, जो समाज है या जो फिजिकली जो कुछ भी प्रेजेंट है, माउंटेन है या जो भी है, सांस्कृतिक कल्चरल जो एक्टिविटी जो अपना है, ठीक है, इमोशनली जो चीजें हैं, आपका इकोनॉमिकली जो चीजें प्रेजेंट है, राजनीतिक पॉलिटिकली जो चीजें प्रेजेंट हैं, वो क्या सब पर्यावरण का, ये सारी चीजें ही क्या है, पर्यावरण बनाती है। सेकंड पॉइंट है एक व्यक्ति विशिष्ट समय तथा स्थान पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर जगह पे जो भी व्यक्ति मान लो, कुछ भी मान लो, जानवर मान लो, जो लिविंग है वो जो जिन कंडीशन से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा अपना है, इसके अंतर्गत भौतिक में वायु, जल तथा भूमि और जैविक में पौधे, पशु, पक्षी तथा मनुष्य को शामिल करते हैं। अब जो एनवायरनमेंट अपना है उसमें दो तरह के अपने एलिमेंट्स हैं, जिसमें अपना पहला क्या है, एबायोटिक एलिमेंट और दूसरा है बायोटिक एलिमेंट। एबायोटिक में आपके जो फिजिकली जो भौतिक जो है, इसमें वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गई, ये सारी चीज़ें क्या आती है, एबायोटिक में आती है। और जो अपना बायोटिक कंपोनेंट है उसमें क्या आता है, पौधे, जंतु, जो लिविंग थिंग्स है ना, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। अपना 4 नंबर है मानव की व्यवस्था, प्रबंधन तथा संस्थाओं के वातावरण तथा गतिविधियां एवं कार्यों को भी सम्मिलित करते हैं। जो भी व्यवस्था चल रही है, जो भी मैनेजमेंट या जो संस्थाएं चल रही हैं, वो वातावरण क्या है तथा गतिविधियों एवं कार्यों को भी सम्मिलित करते हैं। जो भी एक्टिविटीज चल रही है उनको भी पर्यावरण के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट अपना है पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैविक और सांस्कृतिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये वही जो अपने पहले ऊपर बात की वही चीजें हैं। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियों को पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जो भी एक्टिविटी हमें अफेक्ट करती है हमारी बर्थ से लेके डेथ तक, वो क्या है, पर्यावरण है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी घटकों, कारकों तथा परिस्थितियों को जो प्रभावित करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो हेरिडिटी है उसके अलावा सभी घटक, जो कारक, कंडीशंस जो प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब अपने बात करते हैं, ये तो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद अपने बात करते हैं इसके पर्यावरण की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन एंड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो प्रकृति में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जैसे वायु, मृदा, जल, पादप तथा प्राणी, सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की संरचना करते हैं, मतलब उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण एक भौतिक तथा जैविक संकल्पना है, मतलब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई एक संकल्पना है। इसलिए इसमें पृथ्वी के सभी जैविक और अजैविक
दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में पर्यावरण को हम जैव मंडल भी कहते हैं, बायोस्फीयर भी कहते हैं। अब जो पर्यावरण का आपने कंपोजिशन देखें तो पहले इसका नेचुरल और मैन मेड दो कैटेगरी में आपने डिवाइड किया है। नेचुरल हो गया और दूसरा आपका हो गया मैन मेड। अब नेचुरल में अगर आपने बात करें तो आपके जो कंपोनेंट हैं बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, और इनको अपने फर्दर डिवाइड करें तो जो अपना एबायोटिक है उसको अपने जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में, ठीक है, ये 3 टाइप हो गए। और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको अपने आपके प्लांट किंगडम और माइक्रो किंगडम और एनिमल किंगडम। इसका मतलब वनस्पति जो आती है वो पूरी की पूरी क्या इसमें आती है, प्लांट किंगडम में आती है। और माइक्रो किंगडम इसमें जो सूक्ष्म जीव जंतु है वो आते हैं। और एनिमल इसमें बड़े जो जीव जंतु हैं वो सारे आते हैं इसमें, प्राणी जगत जिसको बोलते हैं अपने। अब जो मैन मेड जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया है। उसमें फर्स्ट आपका है आध्यात्मिक पर्यावरण, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो मैन मेड एनवायरनमेंट है वो क्या है कि मानव ने निर्मित किया है, और वो जो प्री डिसाइडेड अपना प्राकृतिक एनवायरनमेंट है। तो इसमें मानव ने अपने हिसाब से अलग अलग, जैसे स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक था उसको स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बोल दिया। सेकंड धार्मिक जो रिलीजियस एनवायरनमेंट हो गया, धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग एनवायरनमेंट बनाती हैं। दार्शनिक हो गया, फिलोसफिकल, और सांस्कृतिक हो गया, कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया। अपना जो समाज है वो सारा मिलके क्या बनाता है, एक सोशल एनवायरनमेंट बनाता है। नेक्स्ट आपका शैक्षिक एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो गया, जहाँ पे एजुकेशन और सारी चीज़ें चलती हैं वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट आपका तकनीकी यांत्रिकी पर्यावरण, इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। और पॉलिटिकली जो अपना सारा जो इलेक्शन से रिलेटेड सारी जितनी भी प्रचार प्रसार ये सारी चीज़ें क्या मिलके बनाती हैं, ये पॉलिटिकली एनवायरनमेंट बनाती हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ट लीवन ने जीवन विस्तार यानी कि लाइफ स्पेस के संदर्भ में पर्यावरण को 3 भागों में विभक्त किया है, जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करता है या उसके विकास में सहायक होता है। उसमें अपना फर्स्ट जो है वो है भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। सेकंड है आपका सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। तीसरा अपना जो है वो है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें अपने पहले अगर बात करें फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि भौतिक पर्यावरण भौगोलिक, जलवायु, मौसम तथा भौतिक परिस्थितियों से संबंधित है जिनमें व्यक्ति रहता है। ठीक है, जो अपने फिजिकली जो चीजें प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, भौतिक अपने एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। तो इसमें जो मौसमी घटनाएं हो गई, जलवायु, जो सारी चीजें इससे संबंधित है। मानव जाति पर जलवायु का गहरा प्रभाव है। मानव की शारीरिक रचना, कार्य क्षमता, रंग, रूप, आकार भौगोलिक जलवायु पर निर्भर करता है। गर्म जलवायु के व्यक्ति काली तथा ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग गोरे होते हैं। गर्म जलवायु के व्यक्ति आलसी तथा उनमें कार्य क्षमता की कमी होती है। ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति फुर्तीले होते हैं तथा उनमें कार्य क्षमता भी अधिक होती है। इसलिए विश्व के वही राष्ट्र अधिक विकसित हैं जिनकी जलवायु ठंडी है तथा नम है। भौगोलिक जलवायु वंशानुक्रम को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने भौतिक वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करता है तथा व्यक्तित्व का विकास भी करता है। ठीक है, इसमें अपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसमें जो अपने फिजिकली जो चीज़ें हमें प्रभावित करती है उनको शामिल करते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें आगे नेक्स्ट इसमें आता है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर में आपके जो स्थल मंडल जो सारी चीज़ें आती हैं, भूभाग जो अपने को द्वीप हो गए, समुद्री पर्वत आदि जो सारी चीज़ें ये क्या है इसमें भूतल में शामिल होती हैं। तो ये क्या संपूर्ण पृथ्वी का 3/10 भाग स्थल मंडल है। ठीक है, धरातल जो है हमारा स्थल मंडल मिट्टी
या सब सोइल चट्टानों, पर्वतों, पठारों, रेगिस्तानों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हमने को पता है। मानव क्या स्थलमंडल का उपयोग किस लिए करता है? एक तो फसल उत्पादन के लिए करता है, एग्रीकल्चर के लिए करता है, जो पशुओं की चराई है उसके लिए करता है, वृक्षारोपण, यातायात, जो सड़कें, रेल मार्ग, खनिजों के उत्खनन में करता है, माइनिंग वगैरह करते हैं अपने। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए स्थलमंडल का उपयोग किया जाता है। स्थलमंडल के प्रमुख कारक कौन कौन से हो गए? जैसे मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, चट्टान हो गई, आपका मैदान हो गए, पठार, पर्वत, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र, जलवायु ज्वालामुखी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इस दूसरा आपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है वो है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी की सतह का लगभग 72% भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। इसमें से 97% तो क्या है? अपना समुद्री सी वाटर है, और 3% जो कि अन्य स्रोतों से अपने को जो जल मिलता है वो है। ठीक है, जल ऑक्सीजन गैस के बाद प्राणियों के लिए सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पदार्थ है। मानव जल का प्रयोग पीने, सफाई, फसलों को उगाने आदि के लिए करता है। पृथ्वी पर जल के प्रमुख स्रोतों में द्रात्रीय जल स्रोत, आपके नदी, झरने, तालाब, ये सारी चीजें आ गई। भूगर्भीय जो अपने ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, कुएं, ट्यूबवेल्स, ये आ गए। ठीक है, तो ये सेकंड आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। तीसरा जो है अपना है फिजिकल एनवायरनमेंट में वो है एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के आसपास के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर 200 मील तक मिलता है। वायुमंडल की गैसीय संरचना में आपके जो नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन 21 है। ठीक है, ऑर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियोन 0.01% है। इसी प्रकार वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके क्या बनाती हैं? वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। और जो वायुमंडल में क्या है कि जो अपना ओजोन मंडल है उसमें जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है वो क्या करती है? हमें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आपकी लेयर्स पाई जाती हैं। जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। ठीक है, तो जो परत पाई जाती है उसमें अपना है क्षोभ मंडल, जो नीचे का अपने को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसकी ऊंचाई क्या है? भूतल से लेके 11 किलोमीटर तक है। फिर उसी के ऊपर ट्रोपोपोज पाया जाता है, जैसे क्षोभ स्तर क्षोभ मंडल से ऊपर से 1.5 किलोमीटर तक है। मतलब इसकी ऊंचाई 11 से लेके और 12.5 तक है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 किलोमीटर तक है, 11 से लेके 40 किलोमीटर तक। फिर आपका होता है ओजोन मंडल, ये आपका 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ये नहीं, यहाँ पे 80 किलोमीटर आएगा, लगभग 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये आपका ओजोन मंडल है जो। ठीक है, और ओजोन मंडल में क्या है कि आपकी जो ओजोन गैस पाई जाती है O3, वो क्या है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट आपका आता है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से ऊपर की ओर है। उसके बाद आपका आता है बाह्य मंडल, जो कि ऊपर जितना भी एनवायरनमेंट है, जो 200 किलोमीटर की ऊंचाई से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो भी एनवायरनमेंट है उसको आयन मंडल बोलते हैं। उसमें क्या है? आपके जो भी आयन से रिलेटेड जो भी अपने फ्रीक्वेंसी, जो भी सिग्नल्स आते हैं वो सारे क्या है उसमें उसके द्वारा अपने को उपलब्ध होते हैं। और वायुमंडल के कारक कौन कौन से हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? इसमें आपके गैस, धूल के कण, धूम्र, सूक्ष्म जीवाणु, जलवाष्प, बीजाणु या परागण। ठीक है, ये जो गैसेस जितनी भी पाई जाती है इनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है, तो जो इनकी मात्रा जो है वो कम ज़्यादा होती है, तो ये अपने को एटमॉस्फेयर को प्रभावित करती हैं। धूल मिट्टी है, ये सारी चीज़ें क्या है इसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो आज अपने यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।